यहाँ पर लेकर आ गए हैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो। सभी लोग जो मेरे प्यारे बच्चे हैं ना, सभी लोग इस वीडियो को ज़रूर पूरा वॉच करिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है ना। इसमें हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान की, ठीक। तो आप सभी लोग पहले क्या करेंगे, मैं आपको कर रहा हूँ, पहले आप लोग ठहरिए, ध्यानपूर्वक देखिए वीडियो को। इसमें मैंने बताया क्या हुआ है, ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने यहाँ पर बात की हुई है, ठीक है ना। तो कक्षा 10 सोशल साइंस की बात करेंगे, सामाजिक विज्ञान की बात करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस जो लगभग हर एक साल आपसे पूछे जाते हैं और आपको पता भी नहीं होता कि ये पूछे जाते हैं कि नहीं पूछे। मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे प्रश्न हैं ये जो लगभग हर एक साल पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो आप इन्हीं प्रश्नों को पढ़ना है और अच्छी तरीके से समझना भी है। देखिए, अगर आप लास्ट तक बने रहेंगे ना तो हम आपको अच्छी तरीके से समझा भी देंगे कि आपको इन प्रश्नों को सॉल्व कैसे करना है, ठीक है ना। तो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की यहाँ पर हम बात करने वाले हैं, ठीक है। 95% एग्जाम में आपके प्रश्न यही आने वाले हैं जो आपको हम बताएं, क्योंकि देखिए ऐसे प्रश्नों का हम चयन करते हैं ना जो आपके एग्जाम में एग्जैक्टली आते भी हैं ना। क्योंकि अगर ऐसे प्रश्नों को हम आपको बता दें जो प्रश्न आते ही नहीं, तो आपको क्या लगेगा, आप कभी पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे। हम इसीलिए वही करते हैं कि जो प्रश्न एग्जाम में एग्जैक्टली आपसे पूछे जाते हैं कि हाँ ये प्रश्न आएंगे, 95% है कि ये प्रश्न आएंगे, तो मैं उन प्रश्नों को आपके सामने डिस्कस करूंगा और आप लास्ट तक बने भी रहेंगे ना तो आपको प्रश्न याद भी हो जाएंगे, उसका उत्तर भी याद हो जाएगा। तो जैसे ही आपके एग्जाम में ये प्रश्न आपके सामने पढ़ेंगे ना, आप उसका उत्तर आसानी से कर ले जाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न देखिए आपके सामने क्या है। पहला प्रश्न देखिए, भारतीय कृषि की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। मान लीजिए जो हमारी भारतीय कृषि है, जो लोग शहर में रहते हैं वो तो नहीं जानते हो, लेकिन जो बच्चे गांव में हमारे रहते हैं वो जानते होंगे कि जो भारतीय कृषि है वो किस तरीके से होती है। मतलब जो हम आपके घर में धान गेहूँ ये सारी चीज़ें खेतों में उगाई भी जाती होंगी, तो वहाँ पर आप देखते होंगे कि आपके पिताजी, आपके जो बड़े हैं, कौन सी खाद डालते हैं, कितना डालना चाहिए, वो कितना डालेंगे कि उत्पादकता उसकी अच्छी होगी। तो सारी चीज़ों के ऊपर यहाँ पर चर्चा हम करने वाले हैं। तो हमारी भारतीय कृषि होती है उसकी 3 विशेषताओं को यहाँ पर आपको बताना है। तो भारतीय कृषि की निम्न 3 विशेषताएं इस प्रकार हैं। कौन कौन सी हैं। पहली विशेषता अगर आपको हम बताएं तो उर्वरकों और रासायनिक खाद का प्रयोग न करने के कारण भूमि की उत्पादकता कम तथा फसल उत्पादन भी कम हो जाता है। कहने का मतलब जैसे आप फसल को बो दिए, ठीक है ना, फसल अपने खेत में लगा दिए, अब आप उसमें खाद नहीं डाल रहे हैं। जैसे आप पहले क्या होती थी ना, आप देसी खाद डालिए, गोबर को 1 साल तक सड़ा करके खेत में डालते थे, वो मिट्टी बन जाता था, ठीक है ना, तो वो उसकी उर्वरकता खेत की बढ़ जाती थी। लेकिन अब क्या है कि रासायनिक खाद आने लगी हैं, तब भी डाला जाता है। तो उसमें देखिए क्या होता है कि उर्वरकों जो आपके बाजार में खाद मिलती है, डीएपी, यूरिया, जो सारी चीज़ें होती हैं, और रासायनिक खाद जैसे गोबर हो गया, ठीक, का प्रयोग, अगर इसका प्रयोग हम नहीं करेंगे तो इसके कारण क्या होगी, जो भूमि की उत्पादकता है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक। तो ये आपके लिए हो जाएगा। तो फसल उत्पादन भी कम हो जाएगा। जब भूमि की उत्पादकता कम हो जाएगी, भूमि पौधे को बढ़ाएगी ही कम, या उसमें उसमें बल ही कम देगी, तो क्या हो जाएगी, उसकी उत्पादकता ही कम हो जाएगी, ठीक। सेकेंड नंबर की बात करेंगे, भारतीय कृषि प्रायः मानसूनी वर्षा, मृदा की प्राकृतिक उर्वरता तथा अन्य पर्यायवाची तत्वों पर निर्भर करती है। जैसे ध्यान दीजिएगा, जैसे गेहूं हो गया और धान हो गया। धान क्या होता है, आप देखते होंगे ज़्यादातर बरसात में हम लोग लगाते हैं। क्या, क्यों बरसात में लगाते हैं, क्योंकि उसे पानी की आवश्यकता ज़्यादा होती है। तो आधी सिंचाई उसकी बरसात से होती है, आधी सिंचाई आप नहरों के द्वारा, ट्यूबवेल के द्वारा, किसी के द्वारा करते हैं, ठीक है ना। तो इससे क्या होता है कि उसकी उपज अच्छी हो जाती है। तो यहाँ पर क्या होता है, भारतीय कृषि प्रायः मानसूनी वर्षा, जैसे मानसूनी वर्षा है ना, उस पर निर्भर करती है, और मृदा की प्राकृतिक उर्वरता जो होती है तथा अन्य पर्यायवाची तत्वों पर भी निर्भर करती है, ठीक। आगे बात करते हैं तीसरे नंबर की। तो भारत के लोगों का जीवन स्तर निम्न होने का मतलब, जो भारत के लोग हैं जो कृषि करते हैं मेन तौर पर, वो क्या होते हैं, थोड़ा उनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर होती है, ठीक है ना। तो क्या करते हैं, इसके कारण ये लोग आधुनिक कृषि नहीं कर पाते। जैसे बड़े बड़े आप देख चुके पंजाब साइड में, तो वहाँ पर जो लोग पढ़े लिखे होते हैं उनके पास प्रॉपर रूप से आधुनिक चीज़ें होती हैं, बुआई करने के लिए, गुणाई करने के लिए और कटाई करने के लिए सारी मशीनें वो लोग रख रहे थे। लेकिन जो अब अभी आप यूपी साइड में आ जाइए तो आप
मेजरली गाँव में जाएंगे तो वहाँ पर अभी लोग हंसिया से या ट्रैक्टर के द्वारा भी कटाई करवाते हैं, लेकिन ज़्यादातर आप लोग हंसिया से काटते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें करते हैं। तो एक मेजर प्रॉब्लम ये भी होती है कि लोगों का जीवन स्तर निम्न होने के कारण, मतलब उनके पास आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के कारण ये लोग आधुनिक कृषि नहीं कर पाते। आधुनिक मतलब जो नए नए औजार इस समय आ रहे हैं कृषि के, ठीक, वो नहीं ले पाते हैं। इनके कृषि उपकरण भी पुरानी प्रकृति के हैं, ठीक। ये लोग धन कमाने के लिए कृषि नहीं करते, बल्कि और अपने परिवार की उत्तर पूर्ति, मतलब जैसे कि कुछ लोग होते हैं ना कि जब अपने परिवार के भरण पोषण के लिए कृषि करते हैं। ज़्यादातर कृषि किसान लोग यही करते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे आपको बताते हैं। ज़्यादा लोग क्या करते हैं, अपने परिवार के भरण पोषण के लिए ही कृषि करते हैं, ठीक है। जलोढ़ मिट्टी की दो विशेषताएं आपको बताना कि जलोढ़ मिट्टी क्या होती है, ठीक। जलोढ़ मिट्टी आपको यहाँ से समझ में आ रहा है, जल के द्वारा उड़ी हुई मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी एक तरीके से समझ में आ रहा होगा कि जलोढ़ मिट्टी की दो विशेषताएं आपको बताना है, ठीक। तो चलिए इसको अच्छी तरीके से समझते हैं कि ये भी आपके लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। तो इसको आपको जरूर से जरूर पढ़ना और लिख भी लेना है। हमारे साथ साथ जब आप लिखेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसकी वैल्यू क्या है, वैल्यू इसकी क्या है। इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है ना। जलोढ़ मिट्टी उत्तर के विशाल मैदान के अंतर्गत, जो जलोढ़ मिट्टी होती है ना वो क्या होती है, हेलो। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जलोढ़ मिट्टी की बात कर रहे हैं, इसकी दो विशेषताओं के बारे में समझेंगे, ठीक है ना। तो जलोढ़ मिट्टी उत्तर के विशाल मैदान के अंतर्गत, जैसे उत्तर में आप चले जाएंगे तो ध्यान दीजिएगा जलोढ़ मिट्टी जो होती है उत्तर के विशाल मैदान के अंतर्गत पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार एवं पश्चिम बंगाल में पाई जाती है, ठीक। इसकी दो निम्नलिखित विशेषताएं, इसकी विशेषताएं कौन कौन सी है। सबसे बड़ी बात क्या होती है कि उच्च उर्वरा शक्ति संपन्न होती है, मतलब इसमें आप देखेंगे ना इसमें उर्वरा शक्ति बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है ना। और धान, गेहूँ, जौ, चना, गन्ना एवं मटर आदि की पैदावार के लिए अनुकूल होती है। किसके लिए, धान के लिए, गेहूँ के लिए, जौ के लिए, चना के लिए, गन्ना एवं मटर आदि के लिए पैदावार के लिए अनुकूल होती है, ठीक है ना। चलिए अगली क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, खादर एवं बांगर में अंतर स्पष्ट कीजिए। खादर क्या होता है, बांगर क्या होता है, इसमें आपको अंतर स्पष्ट करना है। तो वह भूमि जहां बाढ़ के पानी के निरंतर पहुंचने से नवीन जलोढ़ मृदा का जमाव पाया जाता है, वह भूमि जहां पर बाढ़ के पानी के निरंतर पहुंचने से क्या होता है, नवीन जलोढ़ मृदा का क्या पाया जाता है, जमाव पाया जाता है, वह खादर कहलाती है, ठीक। जिन क्षेत्रों में बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता वहां पुरानी मृदा बनी रहती है, उसे बांगर कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे बांगर कहते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे आपको बताते हैं। अगले प्रश्न की बात करेंगे, जैव संसाधन और अजैव संसाधन क्या हैं, आपको बताना है। जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं ये आपको बताना है। तो जैव संसाधन क्या होते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैव संसाधन ऐसे संसाधन जिनकी प्राप्ति जैवमंडल से होती है, ऐसे संसाधन जिनकी प्राप्ति किससे होती है, जैवमंडल से होती है, तथा जिनमें जीवन व्याप्त होता है। क्या होता है, जीवन क्या होता है, व्याप्त होता है, उन्हें जैव संसाधन कहते हैं। क्या कहते हैं, उन्हें जैव संसाधन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल तौर पर पशुधन, मत्स्य जिसे मछली पालन कहते हैं, पशुधन मतलब पशु पालन कहते हैं। जीवन प्राणी जगत यानी जीवन और प्राणी जगत, मत्स्य जीवन, यहाँ पे मत्स्य जीवन होगा, प्राणी जगत होगा और मनुष्य इत्यादि सारी चीज़ें आते हैं जैव संसाधन। जहाँ पर जीवित हम वस्तुओं की बात करते हैं, जो वस्तु जीवित हैं, जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक अपने से चली जाती हैं, ठीक है ना। और अजैव संसाधन की बात करेंगे तो ऐसे समस्त जो निर्जीव से निर्मित होते हैं उन्हें अजैव संसाधन कहते हैं। जैसे चट्टानें, धातुएं आदि ये निर्जीव होती हैं, ये अपने से एक जगह दूसरी जगह नहीं जाती हैं, ठीक है ना। तो ये आपके लिए हो जाएगा जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो मेरे प्यारे बच्चा लोग, अगर आपको वीडियो पसंद आती है ना, आप चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।